नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राजस्थान में सीटों को लेकर सचिन पायलट का बड़ा दावा, बीजेपी से ज्यादा सीटें लाएगी कांग्रेस। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि मोदी के नफरती भाषणों पर एक्शन नहीं लेता चुनाव आयोग, नोटिस भी पार्टी को भेजा, हाईकोर्ट पहुंची कांग्रेस। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि बीच चुनाव में पलट रही है बाजी, तीसरे चरण तक बीजेपी 272 से नीचे खिसकी। चौथी खबर में जिक्र होगा कि जयराम रमेश का तंज, पीएम मोदी को हार का अनुमान हो चुका है, वो अब अपनी ही परछाई से भी डर रहे हैं। और इसी के साथ खबर में आगे आपको बताएंगे कि बीजेपी पर भड़के अखिलेश यादव, दिया बड़ा बयान, कहा सरकार की गर्मी उतार देंगे। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 के इस चुनाव में भाजपा को बड़ा झटका लगने जा रहा है तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान में सीटों को लेकर सचिन पायलट का बड़ा दावा, बीजेपी से ज्यादा सीटें लाएगी कांग्रेस। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान के 3 चरण पूरे हो चुके हैं और पहले 2 चरण में ही राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों पर वोटिंग संपन्न हो गई है। ऐसे में अब राजस्थान के हर राजनीतिक दलों के नेताओं का ध्यान बाकी राज्यों पर आ गया है। इसी बीच राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने दावा किया कि इस बार राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा सीटें लाने वाली है। सचिन पायलट ने यह बात समाचार एजेंसी से खास बातचीत में कही और उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बहुत ऊपर जाने वाले एक न एक दिन नीचे भी आते हैं। ये बात उन्होंने बीजेपी के 400 पार के दावे को लेकर कही। सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस पहले हारती थी तो 20-21 सीटें या 50-55 सीटें लाती थी, लेकिन इस बार 70 सीटें मिली हैं। इससे जाहिर है कि कांग्रेस जीत की ओर अग्रसर है। जानकारी के लिए बता दें कि कांग्रेस ने दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए सचिन पायलट, चौधरी बीरेंद्र सिंह और डॉक्टर सीपी जोशी को एआईसीसी पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। सचिन पायलट छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी हैं। वहीं दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटों पर 25 मई को चुनाव होंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी के नफरती भाषणों पर एक्शन नहीं लेता चुनाव आयोग, नोटिस भी पार्टी को भेजा, हाईकोर्ट पहुंची कांग्रेस। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी ने मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग को लेकर एक याचिका दायर की है। याचिका में हाईकोर्ट से आग्रह किया गया है कि वो भारत के चुनाव आयोग की मौजूदा चुनावी मौसम के दौरान कथित तौर पर नफरत भरे भाषण देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दें। याचिका में कहा गया है कि मोदी के नफरत भरे भाषणों के खिलाफ चुनाव आयोग में कई शिकायतें दर्ज की गई थी, लेकिन उसने सीधे नरेंद्र मोदी से सवाल करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी को केवल एक कारण बताओ नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया है कि नफरत फैलाने वाले भाषणों के लिए मोदी खुद अपराधी हैं। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक याचिका में कहा गया है कि मोदी इन भड़काऊ टिप्पणियों, अपमानजनक और विभाजनकारी भाषणों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं। आईसीआई की ये उदारता नागरिकों को गलत संकेत भेजती है और हमारे देश की पूरी चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को कमजोर करती है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि बीच चुनाव में पलट रही है बाजी, तीसरे चरण तक बीजेपी 272 सीटों से नीचे खिसकी। जी हां दोस्तों, एक ऐसे वक्त में जब हवा का रुख साफ साफ बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन के खिलाफ बदलता नजर आ रहा है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव का ये मध्य बिंदु निर्णायक साबित हो सकता है। 7 चरणों में हो रहे मतदान के इस लंबे मैराथन के तीसरे चरण में कुल 93 सीटों पर मुकाबले में वोटों के गिरने के साथ आधे से ज्यादा यानी 283 सीटों पर जनप्रतिनिधियों को चुनने का काम पूरा हो जाएगा। हमारा आकलन कहता है कि पहले 2 चरणों के चुनाव में एनडीए 5 साल पहले जीती गई अपनी 113 सीटों में से 20 सीटें संभवतः गंवा चुकी है और बड़ी संभावना यही है कि यहाँ पर तीसरे में भी लगभग 20 सीटें भाजपा गंवा चुकी है। सीटों के ऐसे नुकसान से पूरी तस्वीर बदल सकती है और नई लोकसभा में बीजेपी बहुमत के आंकड़े से नीचे खिसक सकती है। बीजेपी और उसके साथी दलों को तीसरे चरण के चुनाव में अपनी अजेय बढ़त को बनाए रखने के लिए हद से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करना होगा। दूसरे चरण की तरह तीसरे चरण के चुनाव में भी बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की मुश्किल यह है कि उसे सीटों की एक भारी भरकम तादाद, कुल 93 सीटों पर हो रहे चुनावी मुकाबले में 80 सीटों को बचाना है। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बीजेपी इस बात का इत्मीनान पाल सकती है कि गुजरात से शुरू होकर आगे बढ़ता तीसरे चरण के मतदान का पूरा इलाका एनडीए का मजबूत गढ़ रहा है। तीसरे चरण में 10 राज्यों में लोकसभा की सीटें दांव पर लगी हुई थी और इनमें से 8 राज्यों में एनडीए की सरकार भी थी, लेकिन आपको बता दें कि 20 सीटों पर नुकसान की संभावना है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। क्या सत्ता से इस बार भाजपा को हाथ धोना पड़ सकता है? क्योंकि यहाँ पर बता दें कि जो अगर देखा जाए कि तीसरे फेज
प्रदेश में गुजरात की 26 सीटें थी, जहां पर भाजपा ने 26 की 26 सीटें जीती थी, लेकिन यहां पर 3 सीटों का नुकसान साफ साफ होता दिखाई दे रहा है। कर्नाटक की 14 सीटों में भाजपा ने 14 की 14 जीते थी, लेकिन 7 सीटों का नुकसान यहां भी होता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश की 10 सीटें जो तीसरी फेज में जिस पे मतदान हुआ, उसमें 10 में से 8 बीजेपी जीती थी, लेकिन यहां पर 1 सीट का नुकसान होता नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में 9 की 9 सीटें जीत चुकी थी भाजपा, लेकिन 3 सीट का नुकसान यहां पर भी होता नजर आ रहा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि 15-20 सीटों का नुकसान तीसरे चरण के मतदान के बाद अब भाजपा को इस तीसरे चरण में होता नजर आ रहा है। चरण दर चरण भाजपा का नुकसान बढ़ता चला जा रहा है और अगर यही कायम रहा तो भाजपा 272 के आंकड़े से भी नीचे आ जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जयराम रमेश का तंज, पीएम मोदी को हार का अनुमान हो चुका है, वो अब अपनी ही परछाई से भी डर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पीएम मोदी और केंद्र की बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला। कांग्रेस नेता ने कहा कि पीएम मोदी को हार का अनुमान हो चुका है, इसीलिए अब वो अपनी ही परछाई से भी डर रहे हैं। जयराम रमेश ने चुनावी बॉन्ड को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर इन मामलों की जांच कराई जाएगी। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जमीनी स्थिति इतनी गड़बड़ाई हुई है कि हमारे दो के पप्पा अपनी खुद की संतानों को बलिदान कर रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि जिस व्यक्ति ने अपनी पार्टी के लिए 8,200 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा किया, इतना भयंकर घोटाला किया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे असंवैधानिक घोषित किया, वो आज दूसरों पर आरोप लगा रहा है। याद रखें कि अपने 4 रास्ते द्वारा प्रधानमंत्री ने अपनी पार्टी के निजी स्वार्थ और सत्ता लोभ के लिए 4 लाख करोड़ रुपए का ठेका और लाइसेंस दिया था। अगर भारत में ऐसी स्थिति है कि 11 अरबपतियों के पास इतना धन है जितना कि 70 करोड़ भारतीयों के पास है, तो ये प्रधानमंत्री के नियत और नीति का ही परिणाम है। जाहिर सी बात है कि इस 21 में हमारे दो की बहुत ही अहम भूमिका है। जी हाँ दोस्तों, जयराम रमेश ने लिखा कि 28 जनवरी 2023 से कांग्रेस ने बार बार मोडानी घोटाले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी के गठन करने की मांग की है। चुनाव प्रचार शुरू होने के बाद भी हमने इस मांग को दोहराया है। 23 अप्रैल 2024 और सिर्फ 5 दिन पहले 3 मई 2024 को भी हमने इसे दोहराया है। 3 अप्रैल 2024 से राहुल गांधी ने अपने भाषणों में 103 बार अडानी और 30 से अधिक बार अंबानी का जिक्र किया है। मोडानी घोटाला कम से कम 2 लाख करोड़ का घोटाला है और 4 जून 2024 को इंडिया गठबंधन के सत्ता में आने के बाद जेपीसी अवश्य गठित होगी। कांग्रेस नेता ने कहा कि पीएम मोदी को लोकसभा चुनाव में हार का अनुमान हो गया है, इसीलिए वो अपनी परछाई से भी डर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सरकार की गर्मी उतार देंगे, बीजेपी पर भड़के अखिलेश यादव और दिया बड़ा बयान। जी दोस्तों, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शाहजहांपुर से सपा प्रत्याशी योजना गौड़ के समर्थन में वोट मांगने शाहजहांपुर पहुंचे और यहां पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी को जमकर घेरा और जनता से अपील की कि आप सपा प्रत्याशी को वोट करें। यूपी सहित पूरे देश में पहले, दूसरे और तीसरे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और अब सबकी नज़र चौथे चरण के मतदान पर है। ऐसे में सपा चीफ अखिलेश यादव लगातार जनसभा कर रहे हैं और जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। शाहजहांपुर में पेपर लीक मामले का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि ये वो लोग हैं जो खिलियाए घूम रहे हैं, जो नौजवान जिसकी परीक्षा रद्द हुई है वो इस सरकार की गर्मी उतारने जा रहा है। 1 करोड़ 80 लाख लोग इनके खिलाफ खड़े हैं। अग्निवीर जिन नौजवानों को नौकरी नहीं दी, जिनको 4 साल की नौकरी दी है, ये धरती वो है जिसने क्रांतिकारियों को पैदा किया है। जहां लोग शहीद हुए, ये अग्निवीर वाले लोग और किसान और अपने नौजवान जिनकी परीक्षा रद्द हुई है, ये बीजेपी को इस बार उखाड़ कर फेंक देंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अडानी, अंबानी और राहुल गांधी रोज करते हैं बात। रायबरेली में प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को दिया जवाब। जी दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार जोरों पर चल रहा है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने रायबरेली में जनसभा के दौरान बीजेपी और पीएम मोदी पर करारा हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी अगर चुनाव जीत जाती है तो संविधान बदल देंगे। मोदी जी ने अपने अरबपति दोस्तों की मदद के लिए मीडिया को भी खरीद लिया है। रायबरेली से कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी हैं, जिनके समर्थन में उनकी बहन प्रियंका गांधी रैली करने लोकसभा क्षेत्र पहुंची और इस दौरान रायबरेली सीट में जनसभा करते हुए प्रियंका गांधी ने वर्तमान सरकार पर हमला बोला। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि अगर आप लोग भाजपा को वोट देंगे तो वो लोग संविधान को ही बदल देंगे। उन लोगों ने देश की उन सभी संस्थाओं को खत्म कर दिया जिसे आप लोगों को मजबूती मिलती थी, लेकिन जब मोदी जी को लगा कि इससे उनको नुकसान हो रहा है तो वो संविधान को ही बदलना चाहते हैं।
उन लोगों ने अपने अरबपति दोस्तों की सहायता करने के लिए देश की मीडिया को खरीद लिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कपिल सिब्बल ने साधा पीएम मोदी पर निशाना, कहा धर्म के नाम पर मोदी मांग रहे हैं वोट। जी हां दोस्तों, राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी धर्म के नाम पर जनता से वोट मांग रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ताज्जुब तो इस बात को लेकर है कि उम्मीदवार उन्हें खुद बुला रहे हैं और उन्हें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि उनका कोई स्टार कैंपेनर धर्म के नाम पर उनके संसदीय क्षेत्र में वोट मांग रहा है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी विवादित मुद्दों को लेकर अपने लिए सत्ता का सेतु तैयार कर रहे हैं, जो कि किसी भी मायने में उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बच्चों और महिलाओं के मामले में हमेशा ही चुप्पी साधे रहते हैं। मणिपुर में महिलाओं के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो गया, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक शब्द तक नहीं कहा। वहीं महिला पहलवानों ने जिस पर यौन शोषण का आरोप लगाया, उसी के बेटे को बीजेपी ने टिकट दे दिया। कपिल सिब्बल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में अस्पतालों के लिए भी कुछ नहीं किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अगर कांग्रेस द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो हमारी सभी एमएलए भाजपा के खिलाफ, दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान। जी दोस्तों, हरियाणा सरकार पर अब संकट गहराता जा रहा है, क्योंकि 3 निर्दलीय विधायकों ने भाजपा को समर्थन वापस ले लिया है। वहीं अब पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इस प्रकरण पर कांग्रेस का समर्थन करते हुए कहा कि अगर भाजपा सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो जननायक जनता पार्टी के सभी विधायक नायब सिंह सैनी सरकार के खिलाफ वोट करेंगे। इन 3 निर्दलीय विधायकों के नाम पुंडरी से रणधीर गोलन, नीलोखड़ी से धर्मपाल गोदर और दादरी से सोमवीर सिंह संगवान है। समर्थन वापस लेने का पत्र विधायकों ने हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को लिखकर भेजा है। यहाँ ये ध्यान देने की जरूरत है कि 3 निर्दलीय विधायकों ने भाजपा से समर्थन वापस लेने के साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राज्य कांग्रेस प्रमुख उदय भान के साथ आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अब उन्होंने विपक्ष में बैठी कांग्रेस का समर्थन कर दिया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान में तो कांग्रेस ही जीत रही है, बस काउंटिंग बाकी है। शाह के बयान पर हरीश चौधरी का बड़ा पलटवार। जी दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से राजस्थान में संभावित चुनाव परिणाम को लेकर दिए गए बयान से सियासत के पारे में जमकर उबाल है। अमित शाह के बयान से न केवल राजस्थान की बीजेपी में हलचल मची हुई है, बल्कि कांग्रेस का आत्मविश्वास भी काफी बढ़ गया है। कांग्रेस अमित शाह के इस बयान को लेकर अपनी बड़ी जीत का दावा कर रही है और इसी के चलते बायतू विधायक हरीश चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि कांग्रेस तो राजस्थान में जीत रही है, केवल काउंटिंग ही कराना बाकी है। इधर अमित शाह के बयान से कांग्रेस के नेता काफी आत्मविश्वास से लबरेज भी नजर आ रहे हैं। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में राजस्थान की सियासत में बवाल पैदा कर दिया है। अमित शाह के बयान से केवल राजस्थान की बीजेपी पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं राजनीतिक जानकारी से कई मायने निकाल रहे हैं। इधर कांग्रेस को इस बयान से काफ़ी बल मिला है। कांग्रेस के नेता अमित शाह के बयान को लेकर अपनी बड़ी जीत मानने लगे हैं और इसे लेकर हरीश चौधरी ने भी मीडिया से बातचीत करते हुए दावा किया कि कांग्रेस राजस्थान में बड़ी जीत हासिल कर रही है, केवल 4 जून को काउंटिंग होना बाकी है। इससे पहले गहलोत और पायलट भी राजस्थान में कांग्रेस की डबल डिजिट में जीत हासिल करने का दावा कर चुके हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया जोरदार हमला, कहा डगमगा रही है मोदी जी की कुर्सी, अपने दोस्तों पर ही हमलावर हो गए हैं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि वक्त बदल रहा है, दोस्त दोस्त ना रहा। उन्होंने कहा कि 3 चरणों के चुनाव पूरे हो जाने के बाद आज प्रधानमंत्री जी अपने मित्रों पर ही हमलावर हो गए हैं। इससे पता चल रहा है कि मोदी जी की कुर्सी डगमगा रही है, यही परिणाम के असली रुझान है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी अक्सर प्रधानमंत्री मोदी पर यह आरोप लगाते रहते हैं कि उन्होंने मुकेश अंबानी और गौतम अडानी का कारोबार बढ़ाने के लिए सब कुछ ताक पर रख दिया। राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि उन्होंने अपने मित्रों यानी अंबानी और अडानी के 16,000 करोड़ रुपए का कर माफ कर दिया। हालांकि इसके उलट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला बोल दिया है। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में एक रैली में राहुल गांधी का नाम लेकर कहा कि वो 5 साल से अंबानी और अडानी का नाम लेते रहे हैं और अब चुनाव आते ही चुप हो गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि वो अब उनका नाम क्यों नहीं ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने पहली बार राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमला बोलने के लिए अंबानी और अडानी का नाम लिया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शहजादा पिछले 5 सालों से यही बात कर रहे हैं। उन्होंने अंबानी अडानी कहना शुरू कर दिया था, लेकिन जब से चुनाव घोषित हुए हैं उन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनके पास कितना पैसा है, क्या डील हुई है, कुछ गड़बड़ है, आपको लोगों को जवाब देना होगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी पर भड़के अखिलेश यादव बोले, सीएम योगी बताएं किसने किया पेपर लीक।
जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के उन्नाव में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सीधा वार किया और मंच से बीजेपी सरकार पर अखिलेश यादव जमकर बरसे। उन्होंने उन्नाव की जनसभा में कहा कि मुख्यमंत्री भगवान राम की कसम खाएं, जहां इनकी सरकार थी वहां क्या हुआ था? पेपर लीक हुआ था। क्या बीजेपी के लोगों ने पेपर लीक नहीं किया था? सपा सुप्रीमो ने कहा कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में हवा चल रही है। पहले चरण के चुनाव से हम लोग इंडिया गठबंधन के पक्ष में अपील कर रहे हैं। सड़कों पर जो बड़ी बड़ी होर्डिंग बीजेपी वालों ने लगाई है, जो कहते हैं कि ये डबल इंजन की सरकार है, उसमें एक इंजन पहले से गायब है और जो उन्नाव का खटारा इंजन है वो पहले से ही गायब है। दोस्तों, 10 साल में दिल्ली की सरकार और उत्तर प्रदेश की 7 साल की सरकार में किसान परेशान हैं। जब ये किसान दिल्ली गए थे अपने हक के लिए तो उन्हें दिल्ली नहीं जाने दिया गया। इस सरकार ने आरसीसी की दीवार लगा दी, कीली कड़वा दी और आंसू गैस से किसानों को रोकने का काम किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेजस्वी यादव ने बीजेपी को बताया आरक्षण विरोधी। बिहार में 75% रिजर्वेशन बढ़ाने वाले फैसले की भी दी मिसाल। जी हां दोस्तों, देश की सियासत में इन दिनों आरक्षण पर जमकर घमासान मचा है। बीजेपी और आरजेडी के बीच सियासी जंग शुरू हो गई है और इस बीच लालू यादव के छोटे बेटे और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी को आरक्षण विरोधी बताते हुए बिहार में 75% आरक्षण करने के राज्य के फैसले की मिसाल दी है। साथ ही भाजपा पर कई आरोप भी लगाए हैं। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि बीजेपी विशुद्ध रूप से आरक्षण विरोधी है। बिहार में मात्र 17 महीनों में हमारी सरकार ने आरजेडी के सामाजिक न्याय नीतियों एवं प्रतिबद्धता के चलते देश में प्रथम बार जातिगत गणना करवाने तथा आरक्षण सीमा बढ़ाकर 75% करने का ऐतिहासिक कार्य किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार के 3 चरणों में अभी तक बीजेपी का खाता तक नहीं खुल रहा है। आरजेडी की मनोज झा की भविष्यवाणी। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बीच आरक्षण पर घमासान जारी है। पीएम मोदी जहां एक तरफ आरक्षण को खत्म करने का आरोप विपक्ष पर लगा रहे हैं तो वहीं इंडिया अलायंस मोदी सरकार को इस मामले पर घेर रहा है और कह रहा है कि अगर दोबारा मोदी सरकार आई तो संविधान खत्म हो जाएगा। इस बीच लालू यादव की पार्टी आरजेडी के राज्यसभा सदस्य मनोज झा ने बीजेपी पर हमला बोला है। साथ ही अभी तक हुए 3 चरणों के बिहार में बीजेपी की क्या स्थिति है इसकी भी भविष्यवाणी कर दी है। आरजेडी सांसद सह प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि हम तो अहंकार की भाषा नहीं बोलते, लेकिन एक बात बता दें, प्रधानमंत्री की पार्टी ज्यादा से ज्यादा 200 सीटों पर संघर्ष करेगी। मेरी इच्छा थी कि 125-150 बोलूं, लेकिन मैं उन लोगों की तरह अहंकार में नहीं बोलूंगा। इस बात का जबरदस्त फीडबैक है। अगर मैं वो नंबर्स में बता दूं तो उनके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सीएम केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर आएगा सुप्रीम फैसला, तिहाड़ जेल में रहेंगे या घर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें 10 मई का दिन बेहद खास है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट 10 मई यानी शुक्रवार को अंतरिम आदेश पारित कर सकता है। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करने वाले न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने ईडी के वकील से एएसजी एसवी राजू से कहा कि शराब घोटाला मामले में आपके पास उत्तराखंड करने का समय है और इसके बाद अंतरिम आदेश के संबंध में हम शुक्रवार को आदेश पारित कर सकते हैं। गौरतलब है कि दिल्ली शराब नीति मामले में बीते दिन मंगलवार को अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला सुनाए बिना ही सुप्रीम कोर्ट की बेंच उठ गई और सुबह 10:30 बजे सुनवाई शुरू होने के बाद लंच से पहले तक कोर्ट ने जमानत की शर्तें तय कर ली थी। सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत के विरोध कर रही ईडी से अदालत ने कहा कि 5 साल में सिर्फ एक बार चुनाव आता है। केजरीवाल मौजूदा सीएम हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी के जाल में फंसे मोदी खुद कहने लगे अंबानी और अडानी ने कांग्रेस को क्या काला धन दिया है। जी हां दोस्तों, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रधानमंत्री मोदी का डर सामने आने लगा है, ऐसा कांग्रेस कह रही है। और जो उन्होंने बयान दिया है उसकी सपने में भी किसी को उम्मीद नहीं थी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस और शहजादे ने अंबानी और अडानी से झोला भर भर कर काला धन लिया है। मोदी के इस बयान से राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है, क्योंकि निचले स्तर तक ये बात सभी जानते हैं कि अंबानी और अडानी मोदी के सबसे प्रिय लोगों में से एक हैं। दरअसल तीसरे चरण के चुनाव के बाद भाजपा की हालत बेहतर नजर आ रही है। यूपी जैसे राज्य जिसे भाजपा अपना सबसे मजबूत किला मान रही थी, उस राज्य में भी भाजपा को बहुत नुकसान होता दिख रहा है। और पहले चरण में मायावती ने भाजपा के उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचाया है, मगर फिर न जाने ऐसा क्या हुआ कि मायावती ने न सिर्फ अपने कुछ टिकट बदले बल्कि
मतदान के बाद अपने भतीजा आकाश आनंद को पार्टी के पदों से ही हटा दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सैम पित्रोदा के विवादास्पद बयान पर प्रियंका गांधी ने दी प्रतिक्रिया, उल्टे सीएम मोदी पर ही उठा दिए सवाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि रायबरेली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पीएम पर निशाना साधते हुए कई मुद्दों पर बात की है। प्रियंका गांधी ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के विवादास्पद बयान की प्रतिक्रिया दी है। सैम पित्रोदा ने कहा था कि पूर्व में लोग चीनी जैसे दिखते हैं, दक्षिण में लोग अफ्रीकाइयों जैसे दिखते हैं। इस टिप्पणी पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम मोदी इन बेकार मुद्दों पर पूरी तरह से चर्चा करते हैं। मैं उन्हें चुनौती देती हूं कि रोजगार, महंगाई और महिलाओं पर अत्याचार पर फुल टॉस खेलें, तभी मुझे विश्वास होगा कि हाँ, किसी ने खेला है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पीएम मोदी के राहुल गांधी ने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया वाले बयान पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी सफाई दे रहे हैं। पीएम मोदी ने मुझे फ़ोन किया, भाई साहबजादा, लेकिन वो शहंशाह है, वो सफाई दे रहे हैं क्योंकि लोग देख रहे हैं कि पूरे देश की संपत्ति कुछ अरबपतियों को दे दी गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राकेश टिकैत का भाजपा पर तंज, बोले इस सरकार में अग्निवीर 4 साल और नेतावीर 80 साल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जुझारू किसान नेता रहे मुकेश सिंह की 5वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत बाराबंकी पहुंचे। बाराबंकी के बंधौली गांव में स्थित उनकी समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि देने के बाद राकेश टिकैत ने पत्रकारों से बातचीत में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज किसानों की आय तो दुगनी नहीं हुई, लेकिन महंगाई जरूर दोगुनी हो गई है। राज्य का काम है बहकाना, ठीक उसी तरह पीएम मोदी ने भी जनता को बहकाने का काम किया है। राजा के बहकावे में जनता भी आ गई है। उन्होंने अग्निवीर योजना की आलोचना करते हुए कहा कि आज अग्निवीर 4 साल और नेतावीर 80 साल। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।